6 coordinate bond बनाने हैं with H2O. H2O can donate lone pair of electron to the central atom iron. So in order to form 6 coordinate bond, it should provide 6 hybridized orbital. Clear? अब इसके पास ऑप्शन क्या है 6 hybridized orbital का? तुम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे ऑर्गन 1 2 3 4 5 3D 4S 4P 4D, ये कुछ इसके ऑर्बिटल्स हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 1 5 ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन in each d orbital are present in Fe3 plus. Either it can do 6 it can form hybridized 6 hybridized orbital, ये वाला एक, ये वाले 3 और इसके 2. This 6 orbital can undergo hybridization sp3d2 hybridization. First possibility. Clear? Second possibility, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे पेयर्ड अप हो जाए, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम पेयर्ड अप करवा दें। अब हम यूज कर लें बजाय आउटर डी के वी कैन यूज इनर डी ऑर्बिटल। डेफिनेटली 3D का एनर्जी 4D से कम होगा। सो दो फैक्टर हैं यहाँ पर, एक फैक्टर है हम 3D यूज करें तो कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल यूज करें, लेसर द एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। सो वी कैन यूज दिस 6 ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन और इसे कहेंगे हम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अंदर के डी अंदर वाले यूज किए D2sp3, ये डी बाहर के यूज किए sp3d2। sp3 तो यूज आ ही रहा है तो d2 बाद में लिखा है, that means we are using outer orbital. If d2 is written before sp3 means we are using inner d orbital. clear? अब दोनों पॉसिबिलिटी, कुछ केस में ये मिलेगी हमें, कुछ केसेस में ये मिलेगी पॉसिबिलिटी। यहाँ पर दो फैक्टर्स। लेट्स से हमने एक्सपेक्ट किया था sp3d2, ये d2 sp3 में क्यों कन्वर्ट हुआ? इनर डी यूज कर रहे हैं, लेस एनर्जी, पहला हो गया। इनर डी यूज करने पे लेस एनर्जी है तो अच्छी बात है, सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड, हम इन 2 इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली पेयर्ड अप करवा रहे हैं। जब हम इन्हें पेयर्ड अप करवा रहे हैं वी आर इंक्रीजिंग देयर एनर्जी। तो हम एक फैक्टर है जो एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, एक फैक्टर है जो एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। व्हिचएवर इज डोमिनेटिंग विल बी प्रीफर्ड, जो ज्यादा डोमिनेट करेगा वो प्रीफर्ड हो जाएगा। ओवरऑल एनर्जी हमारी डिक्रीज होनी चाहिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए सिस्टम की। तो थर्ड पॉइंट लिखा था n-1, ये n हो गया फोर्थ शेल, n-1 d ऑर्बिटल यूज किए, वी कॉल इट इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। n d ऑर्बिटल यूज किए, वी कॉल इट आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या ऐसा ही कुछ लिखा है? वहां पे हाई स्पिन लो स्पिन एक और वर्ड लिखा है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बताओ मुझे, जब आउटर d यूज कर रहे थे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड हैं? How many unpaired electrons are there in sp3d2? 5. When we are using inner d orbital, now how many unpaired electrons are present? 1. क्या इसमें unpaired electron डिक्रीज हो गए? क्या ओवरऑल स्पिन डिक्रीज हो गई है? पहले 5 अनपेयर्ड थे, 5 इंटू प्लस हाफ और मे बी माइनस हाफ। अब एक ही अनपेयर्ड है, 1 इंटू प्लस हाफ और मे बी माइनस हाफ, तो प्लस माइनस 1/2 और पहले था प्लस माइनस 5/2। स्पिन लो हो गई है ओवरऑल, तो हमने इसको बोला लो स्पिन, और जब आउटर वाला था तो हाई स्पिन। चेक करो क्या सी पॉइंट ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है? Is that okay? Yes, sir. Yes. देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें था, if complex contain unpaired electrons then it is called paramagnetic, otherwise it is called diamagnetic. तो unpaired electron दोनों में ही है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन था तब भी unpaired electron था, इस एग्जांपल में d2sp3 तब भी unpaired electron है, but yes the number of unpaired electrons are different। d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये होगा √n प्लस कितना होता है? 4 मैग्नेटॉन, n+2 होता है, n+1 होता है n+2। और इस केस में इम्पेयर थे
5 अनपेयर्ड, यदि आउटर बना रहे तो 5 अनपेयर्ड, इनर बना रहे तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो मैग्नेटिक मोमेंट हम दोनों केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। और काफी बार हम मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटली चेक करके बताते हैं कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इज दैट ओके? नेक्स्ट पॉइंट था फिर इसमें, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स पॉइंट आउट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज्योमेट्री डिसाइड करेंगे। क्या? और हम ये बोल सकते हैं ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर सकते हैं। ये भी जब मैं आगे कुछ एग्जांपल्स दूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। देन नेक्स्ट पॉइंट था, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन डिटरमाइन मैग्नेटिक मोमेंट, जो कैलकुलेट भी किया हमने। क्लियर? फिर एक और लास्ट पॉइंट था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड द इलेक्ट्रॉन कैन बी पेयर्ड अप। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, किसी केस में 5 अनपेयर्ड रहेंगे, आउटर बनेगा। इन सम केसेस this 5 electron will paired up and we can have inner orbital complex. So inner orbital complex कब बनेगा? forcefully electrons कब paired up होंगे? against the Hund's rule. Hund's rule ये बोलता है कि सब में एक एक होना चाहिए। तो against the Hund's rule वो कब paired up होंगे? जब ligand काफी strong हो। अब क्वेश्चन आता है what do you mean by strong ligand? strong ligand का क्या मतलब हुआ? मैं सेंट्रल एटम हूँ, मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, 5 आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में मेरे 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे। Now if any ligand is coming to me and that has very strong interaction with me, जिसकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, मेरे न्यूक्लियस से बहुत क्लोज आ जाएगा, वो मेरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके फोर्सफुली पेयर्ड अप करवा देगा और अंदर वाले ऑर्बिटल यूज करेगा। और वो लिगेंड जिनकी टेंडेंसी थोड़ी सी कम होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, वो इतने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होते, जिन्हें वीक फील्ड लिगेंड कहा जाता है, जो फोर्सफुली पेयर अप नहीं करवा सकते। जनरली मुझे ये बताओ, यदि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, क्लियर, इफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस इज देयर, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे या वीक फील्ड लिगेंड होंगे? वीक लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड होंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन पर डोनेट वो नहीं डोनेट करना नहीं चाहेंगे। तो जब डोनेट करना नहीं चाहेंगे तो वो वीक फील्ड हो गए। और यदि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करना चाहेंगे। अगेन ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जस्ट एक रफ आइडिया हो। क्लियर है इतना? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड का मतलब एक बार चेक करो सारे पोस्टुलेट, और किसी भी पोस्टुलेट में डाउट है तो क्लियर करो अभी। सर थर्ड एक और बार बताइए। पढ़ो थर्ड सार्थक। The hybridization of n-1d orbital is involved, then it is known as low speed complex. n-1d, n हो गया यहाँ पे 4। क्या ये हमने 3d यूज किया है यहाँ पर? हाँ सर। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक। हमने यहाँ पर nd यूज किया है, आउटर वाला d 4d यूज किया है। जब 4d यूज किया तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? क्योंकि इसको तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन, कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लो स्पिन। हाँ सर, आयरन के हाइब्रिडाइजेशन में हम 4p और 4d कैसे यूज कर सकते हैं? मतलब क्या यूज करना है बोलो? सर मतलब आयरन तो 4s तक जाता है ना। ऐसा किसने पढ़ाया तुम्हें कि 4s तक जाता है? हाइड्रोजन में कितने शेल होते हैं? चलो बताओ। 1s। बस एक ही होता है पक्का? There is no such kind of thing like excitation. हाँ सर एक्साइटेशन भी होता है। इवन ये वर्ड लिखा है मैंने, we can have infinite possible orbit shell in all the atoms. Atomic structure पहला ही चैप्टर था। In general, electrons stay in the minimum possible energy level, but yes, if required, it can excite to the higher level. Present तो सारे ही होते हैं ना? याद है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हमने कहा था इलेक्ट्रॉन को नहीं ले रहे थे? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज 6, 7
8th ऑर्बिट तक लेके चले गए थे हम, और जो प्रैक्टिकली जाते भी हैं, ऐसा नहीं बोलो कि इनफाइनाइट होते हैं प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट कैन बी देयर, प्रैक्टिकली 6-7 तक जाते हैं। क्लियर है सर। सर यस सर एक बार सुनो सारे तो, शॉर्ट में समझा दो ना, वो लिंक थोड़ी लेट आई मेरे पास ज्वाइन होने के लिए। प्रथमेश लिंक लेट आई क्यों? सर वो स्टार्टिंग में नेट इशू था थोड़ा सा। चल प्रथमेश, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं एक एग्जांपल लिया था उसके थ्रू एक्सप्लेन किया था, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, वो मैंने लिखाया नहीं था, वो एक रफ आइडिया के लिए। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसे काफी डिटेल में वीबीटी के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। ओके, हम लेते हैं, चलो एक एग्जांपल एक ही करना, लेकिन किसी और का ले लेता हूँ। COCl6 3- कोबाल्ट। सबसे पहले हमें वीबीटी से क्या क्या चीजें इंटरप्रेट करनी है। फर्स्ट यू नीड टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो कितना है? +3। मत कॉपी करना, पहले बोर्ड पे देखना और मैं जो पूछ रहा हूँ आंसर बता देना। कोबाल्ट +3। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट? 27। कोबाल्ट 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 27 में से 3 चले गए तो 24। 24। ऑर्गन 18। अब पहले इलेक्ट्रॉन 4s के जाएंगे आउटर शेल के, फिर 3d के जाएंगे। 18 + 6 24। क्या ये कॉन्फ़िगरेशन होगा कोबाल्ट 3+ का? हाँ सर। यस अब सर। कोबाल्ट 3+ का ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में ड्रॉ करते हैं। ऑर्गन 1 2 3 4 5, ये 3d है। 1 2 3 4 5 6, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स का। इज दैट ओके? यस सर। अब क्या करते हैं, ये कोबाल्ट 3+ इंडिपेंडेंट था। नाउ दिस 6 क्लोराइड आयन अप्रोचेस टुवर्ड्स द कोबाल्ट। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अब कोबाल्ट की तरफ 6 क्लोरीन एटम आते हैं। अब 6 क्लोरीन एटम्स आएंगे तो क्या होगा, ये इसे 6 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होगी for the acceptance of 6 electron pair from each chlorine atom. One chlorine can donate 1 electron pair, so it required 6 hybridized orbital, empty orbital. अब ये कोबाल्ट क्या करता है, इसका जो 4s 4p 4d ये सब शेल एम्प्टी थे, इसके 6 ऑर्बिटल यूज करेगा। तो sp 1 + 3 4 + 2 6, this 6 orbitals undergoes hybridization. Six orbitals undergo hybridization to have 6 new sp3d hybridized orbital. ये 6 sp3d2 hybridized orbital बनेंगे हमारे पास। क्लियर? ये 6 ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द लिगेंड्स। तो लिगेंड्स H2O नहीं, क्लोरीन है यहाँ पर, Cl, दूसरा Cl, थर्ड Cl, फोर्थ Cl, ऐसे टोटल 6 Cl हो गए हमारे पास। जनरली लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से डिनोट किया जाता है ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो देखने में लिखने में।
और जो सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स को एरो से डिनोट किया जाता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू इस sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ शेयर करेंगे। तो फर्स्ट बॉन्डिंग, सेकंड बॉन्डिंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग हो जाएगी। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हमें ये कुछ ऐसा दिखेगा, CO Cl6 3 माइनस, ऑर्गन 3d6 1 2 3 4 5 6, ये 3d6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये क्रॉस हो गए, ये हो गए हमारे sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर? सो क्रॉस मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए फ्रॉम वेयर, फ्रॉम लिगेंड्स। ये एरो मतलब उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका फाइनल ऐसा कुछ विजुलाइज कर पाएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपी करो इतना। Cross electron pair accepted from ligands.
देखो कितनी इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं, अब तक कर पा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसलिए ये 6 ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5 देन द हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3d और sp3। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है वही डिसाइड करेंगे कि क्या पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट +3, outer orbital complex. Why it is called outer orbital complex? Because we have used 4s 4p and 4d. Clear? यदि हमने 4s 4p के साथ 3d यूज किया होता then we call it inner orbital. So as 4d is used, not 3d. अब 3d कहाँ यूज आएगा वो मैं सेकंड एग्जांपल में डिटेल में बताऊंगा। Is that okay? This information? Yes sir. Number of unpaired electron कितने हैं? 5. Magnetic moment 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं 3d6 था ना, तो इसमें तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस इज 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड, ये सारे पेयर्ड हैं। इससे पहले के सारे पेयर्ड में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इज दैट ओके? यस सर। हाँ बोलो। सर वो अनपेयर्ड लिखा है क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का वो एक पॉइंट समझा दो ना, वो s4d इज नॉट 3d वाला। अनिकेत आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा लाउड बोलो। सर वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का आपने पॉइंट लिखा है वो, अब तो और भी कम हो गई आवाज। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे लिखा है ये पूछ रहे हो? हाँ सर। देखो दो पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास। 4s 4p के साथ हम 4d हाइब्रिडाइजेशन में यूज करें, 4s 4p के साथ हम 3d हाइब्रिडाइजेशन में यूज करें। तो 3d मतलब इनर डी, 4d मतलब आउटर डी। तो यहाँ पे 4d यूज किया है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। 3d कब यूज करेंगे, कैसे यूज होगा वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ। क्या अभी क्लियर है? यस सर। सर हाँ सर 3D यूज करना है कि 4D, वो कैसे पता चलेगा? वो बस अब पता लगेगा। अभी तक तुम भूल जाओ कि 3D यूज भी होता है। 3D में इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो यूज ही नहीं हो सकता, उसमें तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, हमें तो एम्प्टी चाहिए। तो अभी तक तो तुम्हें ये पता है कि 3D यूज ही नहीं हो सकता है। हाँ एक केस में यूज हो सकता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हुए 3 इलेक्ट्रॉन है तब एम्प्टी होगा डी। सब जब ऑलरेडी डी एम्प्टी है तो हम इंटर का डी यूज करेंगे। व्हाई वी आर गोइंग टू यूज आउटर डी दैट हैज मोर एनर्जी व्हेन इनर डी हैज already it has no electron, it is already empty, then we need to use inner one. Got it? So Yes. सर जैसे आयरन वाले एग्जांपल में हमने इलेक्ट्रॉन्स को डी में शिफ्ट कर दिए थे, तो वैसे इसमें भी हो सकता है? हाँ वो सेकंड एग्जांपल दूंगा मैं, मतलब मैं इसलिए वो तो जस्ट एक थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू देने के लिए था। अब ये 2 एग्जांपल में बहुत डिटेल में समझाकर तुम्हें एमओटी के और डेप्थ में जा। चलो अभी के लिए भूल जाओ, ये याद रखो अभी हमने कुछ यूज नहीं किया। मैं जब सेकंड एग्जांपल लूंगा तब बताऊंगा। जो खाली था उसे यूज किया आउटर डी। अभी क्लियर? यस सर। जितनी इंफॉर्मेशन हमने बोर्ड पे लिखी है इतनी हमें डिराइव करते आनी चाहिए। ये पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। लो स्पिन और हाई स्पिन? हाई स्पिन। हाई स्पिन कब बोलते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो पहले थे हाइब्रिडाइजेशन के और जो बाद में हाइब्रिडाइजेशन के वो सेम है। पहले भी 4 थे, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कंपाउंड बन गया, तब भी 4 है। हमने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज नहीं किया है, वी कॉल इट हाई स्पिन।
ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज कर देंगे तो लो स्पिन दैट विल कम इन द सेकंड एग्जाम्पल। सर आपने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 लिख दिया। चले अब हम आगे। यस सर। यस कॉपी सर। हो गया पूरा। चलो कोबाल्ट 3+ का ही मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, एग्जांपल 2। स्टूडेंट हो गए, 21 22 थे, क्या कर रहे हैं इतने बच्चे, लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अजिंक कितना लेट क्यों आए तुम? अजिंक्य, आयुष, कौन सर कौन लेट कनेक्शन आया? का प्रॉब्लम था सर, मैं स्टार्टिंग से हूँ। अच्छा, और कौन लेट आया है? प्रणव। सर लाइट गई थी। अच्छी बात है। मतलब एक्चुअली क्या है कि रीजन तो खैर पता ही होता है कि क्या है, नेटवर्क इश्यू, लाइट गई, कुछ कर भी नहीं सकते। केशवी तुम क्यों लेट आई? केशवी, लाइट गई थी, गुड। मोबाइल पे तो लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। देखो सेकंड एग्जांपल, कोबाल्ट, वी आर चेंजिंग लिगेंड्स हियर। पता है जो लास्ट लिगेंड था हमारे पास, क्लोराइड आयन, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इतने इजीली डोनेट नहीं करता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली डोनेट नहीं करता उसे हम बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। अमोनिया, नाइट्रोजन एक स्मॉल एटम है और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को, फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, तो ये काउंट होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब जो ज्यादा न्यूक्लियस से, जो सेंट्रल एटम से ज्यादा क्लोज जाएं, ज्यादा इंटरेक्ट करें, ज्यादा उनको रिएक्शन में जो उनका बॉन्डिंग में इन्वॉल्वमेंट है ज्यादा हो, ज्यादा एफिशिएंट बॉन्डिंग करें। एफिशिएंट बॉन्डिंग कब होगी? जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, या हम ये बोले बॉन्ड लेंथ कम होगा, वो जितना ज्यादा क्लोज जाएंगे। तो पता है इतना क्लोज चले जाते हैं कि वहां पे रिपल्शन क्रिएट कर देते हैं, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली पेयर अप करवा देते हैं। तो यदि हम बात करें CO NH3 3+ की, ये मैंने कोबाल्ट के लिए सब कुछ अभी बनाया था। जैसे ही कोबाल्ट, अब आ जाते हैं हम, इसको मैं कॉमा ले लेता हूं एरो की बजाय। कोबाल्ट से हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ऑर्गन 3d6 के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएंगे, 3d6 में 3 ऑर्बिटल में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब बचते हैं हमारे पास 2d ऑर्बिटल एम्प्टी 3d के, 4s 4p। अमोनिया का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने बाहर के डी ऑर्बिटल यूज करने के बजाय अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज किए और अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाया। लास्ट केस में क्लोरीन वाज नॉट दैट मच इन्फ्लुएंसेबल, that it was not that much strong field कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवा सके, बट यहाँ पे अमोनिया ने फोर्सफुली पेयर अप करवा दिया और इन ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट करके
ओवरलैपिंग की इलेक्ट्रॉन्स शेयर किया। ऑर्गन 3d के 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए लिगेंड से। या इज दैट ओके? लास्ट केस और इस केस में एक छोटा सा डिफरेंस है। लास्ट केस में हमने आउटर डी ऑर्बिटल यूज किया था जो एक्सपेक्टेड था, इसमें अनएक्सपेक्टेड हो रहा है क्योंकि अमोनिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ज्यादा इंटरेक्ट कर पा रहा है और अंदर के डी यूज करेगा बजाय बाहर के डी यूज। तो एक तो अंदर के डी यूज किए तो एनर्जी कम, बट यहाँ पे पेयर्ड अप हो गए इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी बढ़ गई। तो दोनों एनर्जी में जो भी डोमिनेटिंग होगा वो प्रिफर्ड होगा। लास्ट केस में डोमिनेट क्या कर रहा था, ये जो एनर्जी इंक्रीज हो रही थी ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा था, इसलिए उसने नहीं होने दिया इंक्रीमेंट एनर्जी में। इस बार इसके कारण जो एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो डोमिनेट कर रहा है अंदर वाले डी यूज करने के कारण, तो वो हो गया। क्या अभी इतना क्लियर है? सर वो Yes, sir. सेकंड स्टेप समझाइए ना। सर वो एनर्जी डोमिनेशन। देखो दो चीजें, सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं अंदर का डी यूज करूं या बाहर का डी यूज करूं। ठीक है, जब मैं बाहर का डी यूज करता हूं मुझे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली पेयर अप नहीं करवाना पड़ता। जैसा लास्ट एग्जांपल में जब मैं अंदर के डी ऑर्बिटल यूज करूंगा, ये दोनों डी ऑर्बिटल देयर, ये दिस आर द पार्ट ऑफ डी सबशेल, तो मुझे यहां वाले दो इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली पेयर अप करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक केस आ रहा है जहां पे पेयरिंग के कारण रिपल्शन एनर्जी आ रहा है, ये जो फोर्सफुली पेयर अप हो रहा है। एक केस आ रहा है मैं अंदर के डी ऑर्बिटल बाहर के डी ऑर्बिटल यूज करूंगा तो उसके कारण एनर्जी में चेंज आएगा। इनर डी ऑर्बिटल, जब मैं इनर डी ऑर्बिटल यूज करूंगा तो रिपल्शन एनर्जी आएगा। यदि रिपल्शन एनर्जी ज्यादा हो गया, जितना एनर्जी इनर डी ऑर्बिटल यूज करने पे डिक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू इनर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, तो जितना एनर्जी डिक्रीज नहीं हुआ उससे ज्यादा रिपल्शन आएगा। रिपल्शन यदि डोमिनेट करेगा तो मैं अंदर वाले डी यूज नहीं कर पाऊंगा, और अंदर वाले डी यूज करने पे यदि एनर्जी ज्यादा डिक्रीज हो गया रिपल्शन से तो मैं यूज कर पाऊंगा। सिंपल सा लॉजिक है, मुझे ओवरऑल एनर्जी कम रखना है, अपना मिनिमम पॉसिबल एनर्जी रखना है, सो दैट वी कैन अचीव द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इसमें डिक्रीज ज्यादा हो गया तो यूज कर पाएंगे, यदि इसमें रिपल्शन ज्यादा हो गया, एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी तो अंदर वाले डी यूज नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता चलेगा कि कब इंक्रीज या डिक्रीज होता है? वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द लिगेंड्स कि कौन से अंदर वाले डी यूज करते हैं, कौन से बाहर वाले करते हैं। इज इट ओके नाउ? सर इसमें अमोनिया डोमिनेंसी शो करके वो एनर्जी डिक्रीज कर देता है क्या? यस, अमोनिया अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज करके जितना एनर्जी डिक्रीज कर पा रहा है वो इस रिपल्शन एनर्जी से ज्यादा है, तो ज्यादा डिक्रीज हो गया, बढ़ने ये इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज होता है। डिक्रीमेंट देखो दो चीजें, जब मैं उस चीज को कर रहा हूँ, एक फैक्टर जो एनर्जी बढ़ा रहा है ये लेवल था, एक फैक्टर एनर्जी बढ़ा रहा है, दूसरा फैक्टर एनर्जी कम कर रहा है। तो एनर्जी कम यदि ज्यादा हो गई, ये 5 यूनिट ये 7 यूनिट, तो 7 वाला डोमिनेट करेगा और हम अंदर वाले यूज करेंगे। एक केस है ये 5 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो ओवरऑल एनर्जी बढ़ गया, उस केस में यूज नहीं करेंगे। गॉट इट? यस सर। यहां से यहां पर 6 लिगेंड्स है, वी नीड 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो यह तो डेफिनेट है हाइब्रिडाइजेशन या तो होगा D2sp3 या sp3d2, तो ये स्ट्रॉन्ग था इसलिए अंदर वाला यूज किया। ये थोड़ा सा पार्ट और मैं बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन, वैसे तो बॉन्डिंग में किया होगा बट मैं भी लिखा हुआ किस कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या क्या पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये कॉम्प्लेक्स बताया, तुम्हें बताना है फर्स्ट जितनी भी चीजें हमने लिखी थी ना लास्ट केस के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, वो सारे लिखो, फिर मैं म्यू कैलकुलेट करो, फिर मैं भी करूंगा क्रॉस चेक करो।
भार्गव पाटिल समझ में आ रहा है इतना? भार्गव, तुम्हारा टेस्ट का जो टाइमिंग है 9:30 to 12:30, then 2:30 to 5:30, paper 1 and paper 2. Clear? Yes, sir. चलो देखते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, अंदर वाला D यूज किया है, 3D यूज किया है, सिंपल सा है ये 4s4p, उससे कम इनर D यूज कर रहे तो इनर ऑर्बिटल, 4s4p क्या 4D यूज करते तो आउटर ऑर्बिटल, तो ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और क्या पूछा था, मैग्नेटिक मोमेंट 0, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। बॉन्ड फॉर्मेशन के पहले 4 अनपेयर्ड थे, बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद बॉन्डिंग के बाद एक भी अनपेयर्ड नहीं है। जहां पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए हम उसे बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और क्या लिखाया था, मैग्नेटिक मोमेंट 0, डायमैग्नेटिक। और भी कुछ था इसके अलावा? नहीं सर। नहीं सर। चलो अभी कोई डाउट हो इसमें तो क्लियर करो। Is there any doubt till now? No, sir. नो अब डाउट मैं सर। तुम्हें, हाँ मैंने एक रफ तुम्हें आइडिया दिया कैसे पीपीटी यूज करना है। अब मैं ये बता देता हूँ किस केस में कौन कौन से पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन हो।
हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कल हो गया था ना? यस हाँ सर। सर। Screen is visible properly? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Okay. Coordination number 2. Then we need two hybridized orbital. sp hybridization will be there. Linear geometry. Coordination number 3. sp2 trigonal planar. Coordination number 4, 5 and 6. ये ऐसे केसेस है जहां पे दो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं. For 4 we can have dsp2 as well as sp3. For 5 dsp3 and sp3d. For 6 d2sp3 and sp3d. 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा ज्योमेट्री शेप होगा स्क्वायर प्लेनर, और जब sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल होता है. dsp3 sp3d में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, बहुत रेयर केसेस में स्क्वायर पिरामिडल भी होता है, बट रेयर केसेस में. और d2 sp3 sp3 d2 बोथ हाइब्रिडाइजेशन विल हैव सेम शेप ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल. सिर्फ dsp2 sp3 में अलग अलग ज्योमेट्री आ रही है. ये कॉपी करना है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें पता लगता है कौन से पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन है. तुम देखोगे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो s ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही होता है, फिक्स है. नीचे फिर ये भी सब कुछ लिखा हुआ है. इन sp which s and which p आर इन्वॉल्व्ड. dsp2 है तो d कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ये सब कुछ भी लिखा हुआ है, राइट. मतलब अगेन इंफॉर्मेशन बेस्ड है, जो नीचे लिखा है वो याद रखना है हमें. क्वेश्चन डायरेक्टली उससे आ सकता है. सर आपने वो जो पहले चार्ट्स दिए वो याद करने के सारे कौन सा चार्ट? स्टार्टिंग में. जैसे लिगेंड्स वाले. हाँ सर. हाँ लिगेंड्स के नेम ना. हाँ. लिगेंड्स के नेम तो याद रखने ही है, वो नॉमेनक्लेचर में यूज आएंगे. अभी नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो मैंने शेयर किया है. कितने बच्चों ने वो उसको देख के वीडियो लेक्चर नोट्स बना लिए हैं? हैंड रेज करो एक बार. काफी बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने नहीं भी किया है. तुम जब वो नॉमेनक्लेचर करोगे ना, तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि वो क्या यूज है उनका पूरे लिस्ट का. ठीक है. नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो लेक्चर मैंने शेयर किया है. वो सिर्फ एक ही लेक्चर है जो तुम्हें वीडियो देखकर, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन का नहीं. वो वीडियो लेक्चर देखकर लेक्चर नोट भी बनाना है और समझना भी है. डेफिनेटली उसके होमवर्क वगैरह क्वेश्चंस वगैरह मैं डिस्कस करूंगा. वो याद हो जाएगा, ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं उसमें. नाम ही तो है सब्सटेंस के. NO2 माइनस हमें पता है क्या होता है. SO4 माइनस सल्फेट, उसको सल्फेटो करना है. तो जनरल चीजें. You can observe here one more hybridization, D3S. D3S भी एक होता है, रेयर केस में होता है, but yes it may be possible. like KMNO4 में D3S होता है हाइब्रिडाइजेशन, और इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल जैसा ही होता है, sp3 जैसा. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए होगा D3S. ये होप तुमने केमिकल बॉन्डिंग में भी लिखा होगा. क्या लिखाया है केमिकल बॉन्डिंग में इतना तुम्हें? यस हाँ सर। सर। यहाँ पे लिख लो.
कॉपी कर लिया है क्या? यस सर। यस सर 2 मिनट। मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन से वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, weakest field ligand is I minus weakest field ligand है। कार्बोनाइल CO is strongest field ligand। ये उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, उनके फील्ड का कितना वो इंटरेक्ट करते हैं। I minus, Br minus, सल्फाइड, HCN, Cl कॉपी करना है तुम्हें। weak field ligand which interact less with the central atom, strong field ligand which have more interaction with the central atom। डेफिनेटली इसमें कुछ लिगेंड्स, ये जो जनरल लिगेंड है, कॉमन लिगेंड से वो लिखे हैं, कुछ लिगेंड्स जैसे से यूज आएंगे सिलेबस में वो भी बताते जाऊंगा। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन बेस्ड है। जेई एडवांस नीट का क्वेश्चन था लास्ट ईयर, उसमें इसका डायरेक्टली यूज आया था टेबल। मतलब उन्होंने डायरेक्टली ही पूछा था कि ईडीटी या ईएन ऐसे 3-4 लिगेंड्स लिखकर कि कौन सा इनका ऑर्डर बताना है, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। All halides are weak field ligand, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं इसलिए weak field ligand में काउंट होते हैं। अमोनिया pyridine, they are at the border, उसके लेफ्ट साइड वाले weak field ligand, राइट साइड वाले strong field ligand। अमोनिया sometimes behave as weak field ligand, sometimes behave as strong field ligand। तो इसे हम ऐसे पहले लेके एज्यूम करते हैं, बट जो वीक फील्ड लिगेंड जैसा एक्ट करेगा वो मैं केसेस अलग से लिखा दूंगा। अमोनिया मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग होते हैं बट कुछ वीक भी होते हैं, अमोनिया बॉर्डर पर है। सर ड्रॉबैक लिखने हैं। ड्रॉबैक वीबीटी का, वैसे वीबीटी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके लास्ट में लिखेंगे, अभी मत लिखो। डीएमजीज एसएफएल यहां तक लिख लो बस। ड्रॉबैक नहीं लिखना है अभी। सर वो PPH3 क्या है? PPH3 क्या है? पीएच इज फिनाइल ग्रुप, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। पीएच3 में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है फिनाइल ग्रुप से। क्लियर? होप कॉपी कर लिया होगा सभी ने इतना। सर 2 मिनट। इसका बुकलेट का मैंने पीडीएफ शेयर किया था तुमसे, एक्सरसाइज का नहीं किया है अभी। सर बुकलेट है हमारे पास। अच्छा हाँ, बुकलेट तुम्हें मिल ही गया होगा ना ऑलरेडी। ओके चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पे बेस्ड। ये वाला पेज तुम्हारा पहले ही हो गया है। क्वेश्चंस
एक्सप्लेन बॉन्डिंग मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग। ये लिखो जल्दी से क्वेश्चन, और सारे 6 केसेस अभी हमें करना है। तुम्हें बताना क्या है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर इन डिटेल्स, जैसा मैंने बोर्ड पे किया है या जैसे यहाँ भी लिख रहा है। तुम्हें इतना डिटेल में नहीं जाना है ना, तुम्हें जस्ट ऑब्जर्व करके उनका हाइब्रिडाइजेशन, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन, हाई स्पिन, इतना बताते जाना। पहले तो क्वेश्चन लिख लो पूरा अपने लेक्चर नोट्स में जल्दी से। हर्ष, अथर्व, यस सर। यस सर। आ रहा है दोनों को समझ में? हाँ सर। आदित्य, अंकित, यस सर। वैसे शायद तुम्हें इन्फॉर्म किया होगा ना, इस साल से एक बैच स्टार्ट हुआ है, विनर बैच, दैट इज 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, मतलब 10 प्लस 11 प्लस 12। और उस बैच में उसका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया भी है, मिनिमम कुछ परसेंटेज आने चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में, 60% आई थिंक, तभी बच्चों को उसमें एडमिशन लिया जाता है। और 10th में उन बच्चों को 10th का तो कराया ही जाएगा, एट द सेम टाइम उन्हें 11th का भी कुछ पोर्शन जो 10th से रिलेटेड है वो कराया जाएगा। मतलब 10th से ही उनकी जेई और नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। और रफली 1 महीना हो भी गया उस बैच को रन होते हुए। शायद सार्थक, तुम्हारी सिस्टर भी है ना उसमें? हाँ सर। कैसा चल रहा है उसका वैसे? अच्छा चल रहा है सर। क्योंकि वो सारे उसके मैक्सिमम लेक्चर्स मतलब हम ही लेने वाले हैं सब, जो तुम्हें 11th 12th में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो 11th 12th से रिलेटेड 10th का वो हम लेंगे। कुछ चैप्टर मुश्किल से 1-1 2-2 चैप्टर जो 10th के ही है, 11th 12th से रिलेटेड नहीं है, वो फिर 10th के पीसीसीपी के टीचर्स कराएंगे। तो थोड़ा सा किक स्टार्ट अच्छा मिलता है, मतलब अरे बच्चा सिंसियर है, 10th से ही थोड़ा सा फोकस्ड है, तो एडवांटेज डेफिनेटली उसका आगे जाके मिलेगा। जैसे काफी बच्चों ने अर्ली स्टार्ट किया था तो उसका भी एडवांटेज डेफिनेटली मिला, बट ये और भी अर्ली 10 से स्टार्ट हो गया, अप्रैल से। चलो शेयर्ड स्क्रीन ऑप्शन हटा दूं मैं अभी? यस सर। मैं पहला केस सॉल्व करके बता रहा हूँ बोर्ड पे, ताकि तुम्हें एक रफ आइडिया मिलेगा कि कैसे क्या चीजें हमें करनी है इसमें। MnCN होल 6 और माइनस। सबसे पहला हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है सेंटर एटम का। -6 -4 +2 रहा होता है, +2 -6 -4, Mn2 प्लस ऑर्गन 25, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 25 कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें ये देखना है, ये तो डेफिनेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो या तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 या d2sp3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो नाना में और भी बहुत सारे चीजें बताने वाला हूं। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn माइनस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड, तो जब ये SFL है अंदर वाले ऑर्बिटल प्रेफर करेगा। बट मुझे ये बताओ इनर ऑर्बिटल कब हम यूज कर सकते हैं? मुझे चाहिए 2 इनर ऑर्बिटल d2sp3 के लिए, क्लियर? सो मेरे पास जब अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब तक तो मैंने पेयर करा दूंगा। बाय चांस मेरे पास 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इनर शेल, ऑलरेडी मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है Mn2 प्लस का, यहाँ पे D8 आ गया, तब तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होगा। 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलके भी 3 ऑर्बिटल में नहीं जा सकते, 2 एम्प्टी तो नहीं हो सकते। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए मिनिमम 4 ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है, तो बचेगा एक ही D, एंड वी कांट हैव सच काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक 3D का यूज किया और एक 4D का यूज किया, DsP3D, ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं।
या तो दोनों अंदर के डी यूज होंगे, दोनों बाहर के डी यूज। गॉट इट? तो दो कंडीशन जरूरी है, एक तो एसएफएल होना अंदर, मतलब चलो 6 की जगह 7 भी इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो चल जाएगा। D7 है तो हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को 3 ऑर्बिटल में रखेंगे और एक को एक्साइट करवा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन तक एक्स्ट्रा होता है चल जाएगा। बट यहाँ पे D8 D9 D10 हो गया, we cannot use inner orbital even if SFL is present, तब भी नहीं कर पाएंगे। So SFL D2sp3 क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसका। म्यू 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 3 ऑर्बिटल्स, अंदर वाले 2 डी यूज किए, बचे 3, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो म्यू आ गया 1 into 3 रूट 3 बोर मैग्नेट्रॉन। इज दैट ओके? सर आपने ओरली कैसे किया वो नहीं समझा। 6 है तो मुझे ये तो पता है या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। अब d5 कॉन्फ़िगरेशन है, d5 है SFL के प्रेजेंस में, तो d5 SFL के प्रेजेंस में तो d2sp3 हो गया। दो तो ऑप्शन मेरे सामने आ गए थे, दो में से एक चूज करना है। क्या हमारे पास अंदर के 2 डी एम्प्टी हो सकते हैं? हो सकते हैं। SFL के केस में SFL होना प्लस वो पॉसिबल भी होना, मतलब ऑलरेडी D8 होता है, SFL होता तब भी हम कुछ नहीं कर सकते, कितना ही स्ट्रॉन्ग आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स को वो 3 ऑर्बिटल में तो रख नहीं सकते हैं। गॉट इट? हाँ सर। कितने अनपेयर्ड? D5, D5 में से 2 तो यहाँ पे यूज कर लिए, बचे 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड। लो स्पिन पैरामैग्नेटिक, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई। मतलब हमेशा उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस के लिए था फर्स्ट सेकंड एग्जाम पर। तुम भी एक केस में जा सकते हो चाहो, बट फिर इतना प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चन सामने आया और आंसर 15 सेकंड में पूरा कर दिया। सर 7 आएगा तो भी 4 यूज हो जाएंगे ना? हाँ D7 भी आएगा ना, देखो D7 आएगा तो क्या होगा, हम D7 को एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी एक्स्ट्रा हमें लगता है कि एक्स्ट्रा आ गया है, जिसको हमें कहीं और मतलब अंदर वाले डी उसके कारण यूज नहीं आ रहे, वी कैन एक्साइट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d to 5s, हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज देते हैं और इसको D6 कर देते हैं। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वहां तक चल जाता है, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को किसी हायर ऑर्बिटल में भेज के अंदर वाले डी यूज कर देते हैं। बट 2 या उससे ज्यादा एक्स्ट्रा हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते। मैं वो भी एग्जांपल दूंगा तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या तुम मुझे सारे केसेस के हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो फटाफट देखकर? तुम्हें सिर्फ ये देखना है SFL या WFL। FeCN6 चलो डिस्कस कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा प्रैक्टिस में आएगा तुम्हारे। FeCN6 4 माइनस, बताओ डी कौन सा डी कॉन्फ़िगरेशन है Fe का? बोलो Fe2 प्लस SFL तो D6 SFL। क्या लगता है D6 SFL के प्रेजेंस में इनर ऑर्बिटल यूज होगा नहीं होगा? होगा सर। होगा। स्टेशन D2sp3 लो स्पिन हाई स्पिन लो डायमैग्नेटिक। इज दैट ओके? यस सर। अब आते हैं हम 6 पर, NiH2O होल 6 2 प्लस, बताओ NiH2O होल 6 2 प्लस, Ni2 प्लस कॉन्फ़िगरेशन D8। D8 है तो अंदर वाला तो यूज ही नहीं कर सकते, चाहे SFL हो या WFL हो। बाय चांस है WFL था, बट SFL होता तब भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाई स्पिन। हाई स्पिन, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हमने चेंज नहीं किया है। क्लियर? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्लियर है उतना? यस सर।
चलो बचे हुए केसेस एक बार खुद से सारे सॉल्व करना है। मैं और भी कुछ क्वेश्चंस 7-8 क्वेश्चंस और भी ग्रुप पे सेंड करता हूँ, वो भी तुम्हें करना है। डेफिनेटली उसमें तुम्हारे बहुत सारे कुछ गलत भी होंगे, सही भी होंगे, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ स्पेशल केसेस है जो मैं डिस्कस करूंगा तभी बताऊंगा। बट इन क्वेश्चन के साथ मैं 8 क्वेश्चन और ग्रुप पे पोस्ट कर रहा हूँ, क्लियर? वो भी लेक्चर नोट्स में लिखना है और सॉल्व करना है लेक्चर नोट्स में। होमवर्क कुछ दिया था क्या इसके बुकलेट में से? सेक्शन सी दिया। सेक्शन सी या सेक्शन सी तक? बोलो जल्दी। सेक्शन सी और अप टू सेक्शन सी? Am I audible or not? सर सी सर तक सर सी तक। चलो तो उसमें से वही होमवर्क है, उतना ही कर लेना। मैं एक ये क्वेश्चन और शेयर करता हूँ, प्लस एक डीपीपी शेयर कर रहा हूँ। कल शाम को 5 बजे उसका डिस्कशन करूंगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस 12 के हैं, वो तुम छोड़ सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे करने लायक है वो करो, ठीक है? ओके, आई एम एंडिंग द सेशन टुडे। सो यस सर वो डीपीपी जो आप अभी सेंड करेंगे उसके साथ साथ वो एपीएसपी भी सॉल्व करके रखनी है। कल मैं डीपीपी डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद वाले लेक्चर में एपीएसपी एक एक करके सॉल्व मतलब डिस्कस करूंगा। डीपीपी इसलिए ताकि डीपीपी में वो 3-4 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन है 30-40, क्लियर? तो पहले एक रफ आइडिया हो जाएगा, फिर उसके बाद एपीएसपी इंडिविजुअल चैप्टर पे जाऊंगा। ओके सर। पर ऐसा नहीं कि तुम्हें सब कुछ सॉल्व करना है, जितना तुम कर सको उतना ठीक, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। तुम्हारे लेक्चर्स भी चल रहे हैं, करंट टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस रहेगा, स्टिल कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा है, ठीक है? Yes. यस सर। ठीक है।